अस्सलाम वालेकुम सर। एमन जाहिद, एमन जाहिद। सर हमारी क्लास का ना मिड हो रहा है तो सर ने 1 बजे तक का टाइम दिया हुआ तो इसलिए वो लोग पेपर कर रहे हैं इसलिए उन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की तो 1 बजे के बाद कर लेंगे सारे। एमन जाहिद है। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, आयशा कनीजा। सर हमारी क्लास का मिड हो रहा है तो 1 बजे तक का टाइम है तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी क्लास एक का जो बजे आपका टाइम है, जो भी आप लोगों की क्लास का टाइम है, उसी टाइम में ही आप लोगों की क्लास होगी। उसमें कोई यानी रिलैक्सेशन नहीं है कि आप लोगों की क्लास जो है 1 बजे तक आपका मिड है तो फिर 1 बजे के बाद क्लास शुरू करें।
चलें, जो जिस वक्त आ जाएगा उस वक्त फिर बाद में दोबारा से लास्ट में जिस वक्त अटेंडेंस होगी उस वक्त वो प्रेजेंट हो जाएंगे। आयशा नवीद, आयशा नवीद, फायजा इरशाद, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख, प्रेजेंट सर। किंजा बख्तावर, किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा अफजल, निमरा सद्दीक, निमरा सद्दीक, निमरा शाहिद, निमरा शाहिद, नूरुल ऐन, प्रेजेंट। रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, साइमा रुबाब, सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, प्रेजेंट। शहलिजा नईम, शहलिजा नईम, सैयदा सुमैया गिलानी, सर सैयदा आयशा सुमैया नवीद की गिलानी, प्रेजेंट लगा दें। सैयदा सुमैया गिलानी, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजीहा मकबूल, प्रेजेंट सर। अनम असगर, अनम असगर, अक्सा, अतीकुर रहमान, प्रेजेंट। आयशा अरशद, प्रेजेंट सर। बिस्मा तनवीर, प्रेजेंट सर। मानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शुएब, प्रेजेंट सर। नूर फातिमा, नूर फातिमा, राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद,
Present, sir. उमर फारूक, Present, sir. जोहा यासीन, जोहा यासीन, अनम असगर है, अक्सा, मोहम्मद शाहिद, नूर फातिमा, राबिया नजर, जोहा यासीन, ऐमन जाहिद, आयशा अख्तर, आयशा कनीजा, आयशा नवीद, Present, sir. किंजा बख्तावर, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, निमरा सदीक, निमरा शाहिद, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, जी सर. साइमा रुबाब, सर मैं प्रेजेंट. रिजवानुल्लाह खान, Present, sir. ठीक है. साइमा रुबाब, साइमा रुबाब, Aisha Kaniza, present, sir. सना गफ्फार, शैलीजा नईम, सैयदा सुमैया गिलानी, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, आयशा कनीजा, Present. इसके अलावा तो कोई स्टूडेंट नहीं जिसने लेट ज्वाइन किया हो. Noor Fatima. नूर फातिमा, सर डोर बंद कर. Sir, MC. जी नूर फातिमा की भी हो गई है. इसके अलावा कोई और? Last time we have studied about solubility of solutes in different सर हम कुछ solvents. देर के लिए लीव कर ले, हमारा वो एक्चुअली एग्जाम है वो हो रहा है तो उसके लिए. लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर किस तरह डिज़ोल्व करते हो और सल्यूट सॉल्वेंट में किस तरह डिज़ोल्व होते हैं, जिसके रिजल्टेंट में आप लोगों के सॉल्यूशन की इंथैल्पी और इंट्रोपी जो है वो चेंज होती है. जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करते हो जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में इंट्रोपी और इंथैल्पी चेंज होती है. When you convert or mix solute into solvent, then entropy of solute and solvent is increased. Similar, when you mix solute and solvent, then enthalpy of solute and solvent is also increased. But enthalpy change of solution is decreased because the intermolecular forces which are present between solute and solvent is decreased
by increasing heat, by increasing enthalpy change. But during the formation of solution, the interactions are generated between solute and solvent, which release the enthalpy of the solution. It means during disappearance of intermolecular forces which are present between solute and solvent, then we have supply the energy. We provide the energy to the solute and solvent molecule. It means the process is endothermic. When the interactions are generated between solute and solvent, it means solute and solvent due to interaction between solute and solvent, solution become more stable. Solution have attained a stable form, and during their stability, energy is released. It means enthalpy of solution जो है वो डिक्रीज होती है, और जिस वक्त जिस पीसी की भी आप लोग इंथाल्पी इंक्रीज करते हो, इसका मतलब है कि उसकी इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी. आफ्टर gaining the energy of molecules, the intermolecular forces decrease and randomness between the molecules is rapidly increased, which is responsible for entropy. It means when you supply the heat to solute or solvent, then enthalpy of solute or solvent is increased and entropy of solute and solvent is also increased. And when heat released between solute and solvent to form solution, it means entropy or randomness of molecules is gradually, rapidly decreased. When randomness decrease, it means entropy decrease. इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स अप करते हो, तो उस कंडीशन में बेसिकली सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन को ख़त्म करते हो, जिसके लिए आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है. इसी तरह सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन को ख़त्म करते हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है. इसका मतलब है कि enthalpy change during decreasing the intermolecular forces which are present between solute and solvent. आप लोगों को हीट जो है वो सप्लाई करना पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से एनर्जी गेन करने के बाद रेंडमनेस सल्यूट के दरमियान और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान रेंडमनेस ज़्यादा जनरेट होगी, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंट्रॉपी के. और जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसकी वजह से सोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से सल्यूबिलिटी होती है, तो उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है. और जिस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब है प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है. और जिस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब है कि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है. और जिस वक्त रैंडमनेस डिक्रीज होगी, इसका मतलब है कि एंट्रोपी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है. और इस बेस पर आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर जनरेट हुई हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो जनरेट हुई हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, उसको सम करते हैं उस एनर्जी के जो यूज़ हुई है सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन
ख़त्म करने के लिए और सॉल्वेंट से इंटरेक्शन ख़त्म करने के लिए। तो अगर इन तीनों इंथाल्पी चेंज का सम प्लस में आता है या माइनस में आता है या स्मॉल प्लस में आता है या स्मॉल नेगेटिव में आता है, तो उस बेस पर हम बता सकते हैं कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। इफ enthalpy change which is required to separate the intermolecular forces which are present between solvent molecules is greater positive, which means large amount of heat should be supplied to decrease the intermolecular forces between solvent। अगर आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे तभी सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हों। इसी तरह अगर लार्ज अमाउंट में ही आप लोगों को हीट सप्लाई करना पड़ती है, जिस वक्त सल्यूट के दरमियान से एनर्जी ख़त्म होती है, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होती है और वो भी हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है, और उसका रिज़ल्ट में आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव वैल्यू हासिल होती है। तो इसका मतलब है जो हीट चेंज ऑफ सॉल्यूशन की है, इसका मतलब है कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सल्यूबल हो जाएगा। और अगर आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट में हीट सप्लाई करना पड़ रही है सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन ख़त्म करने के लिए, इसी तरह लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ रही है सल्यूट और सल्यूट के दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर ख़त्म करने के लिए, और स्मॉल अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होती है, जिसके रिज़ल्ट में इन तीनों के सम से आप लोगों के पास लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हासिल होती है, और दिस लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एंड इफ large enthalpy change of solution is obtained, it means solute cannot be dissolved in solvent। इसका मतलब है कि सल्यूट सॉल्वेंट में सल्यूबल नहीं होगा, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो, अगर आप लोग लार्ज अमाउंट हीट सप्लाई करते हो सॉल्वेंट के दरमियान से इंटरेक्शन ख़त्म करने के लिए, और कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन ख़त्म करने के लिए, और आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जो जनरेट होती है उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट हीट की रिलीज़ होती है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास तीनों को सम करते हैं तो आप लोगों के पास एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू में हासिल होगी, जिसका मतलब है कि सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा इसका मतलब है सॉल्यूशन नहीं बनेगा। फोर्थ कंडीशन है कि अगर आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी कि स्मॉल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती हो जिस वक्त सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ती है जिस वक्त आप लोगों सल्यूट के दरमियान से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करते हो, और एंथैल्पी चेंज ऑफ जो सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी वैल्यू भी स्मॉल नेगेटिव में हो, तो आप लोगों के पास ओवरऑल तीनों का सम जो है वो स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगा। और अगर आप लोगों के पास स्मॉल पॉजिटिव या स्मॉल नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू हासिल होती है तो इसका मतलब है कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा,
और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, इसका मतलब है कि सोल्यूशन बनेगा। ये आप लोगों के पास 4 कंडीशंस हैं जिसके ज़रिए आप लोग ये बता सकते हो कि सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, कि सल्यूट ने सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना है या नहीं होना है। When you dissolve solute into solvent, 2 possibilities occurred at the same time. First, solute dissolves solvent to form solution, and this process is called dissolution. The other condition is that the solute mix with solute molecules, which process is called crystallization. The solubility of solute into solvent to form a solution is called dissolution, and interaction or attachment of solute with a solute molecule in a solution form to convert solid particle, large size solid particle, is called crystallization. जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो और सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। और जिस वक्त सॉल्यूशन बनता है तो उस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि सल्यूट के पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएं, और जिस वक्त सल्यूट के पार्टिकल के साथ अटैच होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, लार्ज अमाउंट में अकमुलेट करेंगे, कोआगुलेट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर दोबारा से सल्यूट जो है वो अलहदा हो जाता है, सॉल्वेंट जो है वो अलहदा हो जाता है। It means when you form a solution, 2 reactions are possible at the same time. 2 processes are occurred at the same time, dissolution and crystallization. If intermolecular forces or attachment between solute and solute is greater, then crystallization process dominate over dissolution. And if interactions between solute and solvent is greater, then dissolution dominates over crystallization. When dissolution dominates over crystallization, it means solution is formed. And if crystallization is dominated on dissolution, it means solute and solvent separate out. जिस वक्त आप लोग सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये है कि सल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप होता है। जिस वक्त सल्यूट और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन जनरेट होंगी, ज़्यादा इंटरेक्शन होंगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन बनेगा। जिस वक्त सोल्यूशन बन जाता है, बनने के बाद जो सल्यूट हैं उसके पास ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो सल्यूट के मॉलिक्यूल दूसरे सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से कंबाइन हो जाएं, और जिस वक्त सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और अटैच होकर लार्ज साइज्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
और अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, यानी कि सल्यूट के साथ ज़्यादा अमाउंट में अटैच होंगे, तो उस कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस डिसोल्यूशन पर डोमिनेट आएगा, जिसके रिजल्ट में सल्यूट के साथ ही अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हासिल होना शुरू हो जाएगा। और अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, तो उस कंडीशन में सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ाल्व होगा और आप लोगों के पास सोल्यूशन बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि डिसोल्यूशन हो रही है। और उस कंडीशन में डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन पर डोमिनेट होगी, और उसकी बेस पर आप लोग बताते हो कि कंपाउंड जो है वो उसकी सल्यूबिलिटी कम है या ज़्यादा है। कुछ सल्यूट जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको आप लोग सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, सल्यूट की इंटरेक्शन कम होती है, जिसके रिजल्ट में सल्यूट आसानी से लार्ज अमाउंट तक सॉल्वेंट के अंदर सल्यूबल हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी को हम सल्यूबिलिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को सल्यूट की प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो सॉल्वेंट में सल्यूबल होता है, उसको हम कहते हैं सल्यूबिलिटी। और ये सल्यूबिलिटी कम अमाउंट में भी हो सकती है, ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। If the intermolecular forces between solute and solvent is larger, it means solute easily dissolved in solvent, even if you use large amount of solute. And if the intermolecular forces between solute and solvent is smaller, it means small amount of solute dissolve in solvent. If you used large amount of solute, then small amount of solute dissolve in solvent, but excess amount does not dissolve in solvent. जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हो, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा अमाउंट सल्यूट की सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, तो उस कंडीशन में कुछ अमाउंट सल्यूट की सॉल्वेंट में सल्यूबल होगी। अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। और उस बेस पर आप लोग सॉल्यूशन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। वो कंडीशन जिसमें मज़ीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व ना हो, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और वो सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व हो जाए, उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरह हम सल्यूट और सॉल्वेंट के जो सॉल्यूशन है उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम सैचुरेटेड कहते हैं और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। इसके साथ मैंने एक एग्जांपल दी थी सुपर सैचुरेटेड की, कि जो आप लोगों के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल हुआ है जिसमें मज़ीद सल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो अगर आप लोग उसको हीट करते हो और हीट करने के बाद मज़ीद सल्यूट की अमाउंट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, the increasing temperature is responsible to increase the solubility of solute into solvent. और अगर हाई टेम्परेचर पर भी अगर आप लोग मज़ीद सल्यूट की सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में अमाउंट ऐड करते हो, तो उस कंडीशन में अगर मज़ीद सल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व ना हो या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो,
तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट आउट होते हैं। सल्यूट के मॉलिक्यूल्स सल्यूट से आहिस्ता आहिस्ता डिटैच होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल बताए थे, जिसमें आप लोग सोडियम क्लोराइड को जिस वक्त वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को 1 बाय 1 रिमूव करते जाते हैं, जिसकी वजह से सल्यूट के दरमियान से इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और उसी वजह से सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। स्टार्टिंग में जिस वक्त आप लोग ऐड करते हो उस कंडीशन में सपोज ये आप लोगों के पास कलर है सल्यूट का और ये आप लोगों के पास सॉल्वेंट का कलर है, और जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के साथ साथ इसका कलर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज इन सॉल्यूशन फॉर्म two substances are present in solution, one is solute and other is solvent। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व होने के बाद उसका कलर जो है सॉल्यूशन का दोनों की वजह से होता है, यानी कि सल्यूट की वजह से भी होता है, सॉल्वेंट की वजह से भी होता है। और उस वक्त जिस वक्त सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट का अलग से कलर होता है और सल्यूट का अलग कलर होता है। और जिस वक्त आप लोगों के पास कम अमाउंट सल्यूट की डिजॉल्व होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कलर जो है कलर चेंज जो है वो लाइट होगा। और अगर सल्यूट की लार्ज अमाउंट डिजॉल्व होगा तो उस लार्ज अमाउंट डिजॉल्व होगी तो उस कंडीशन में कलर जो है वो इंटेंस होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास सल्यूट की जो है अमाउंट बहुत ही कम सल्यूबल हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास इनिशियल कलर जो है वो ब्लू अपीयर हो रहा है। लेकिन जिस वक्त इसमें सल्यूट की मजीद अमाउंट सल्यूबल हुई है सैचुरेटेड फॉर्म में तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद अगर आप लोग इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो जिसमें सल्यूट की मजीद सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट जो है सुपर सैचुरेटेड में सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन की तरफ शिफ्ट हो गया। और इसके बाद अगर दोबारा से सल्यूट जो है सल्यूट के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस को जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। एंड द प्रोसेस इन विच सल्यूट combine with solute molecule to form a solid particle is called crystallization। और जिस वक्त क्रिस्टलाइजेशन होगी यानी कि सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच होंगे तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है डार्क ब्राउन से दोबारा से लाइट ब्राउन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन के कलर पर भी अफेक्ट करती है। द कलर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सल्यूट which is soluble in solvent. If small amount of solute is soluble in solvent, it means light color appear. If large amount of solute dissolved in the solvent, then dark color is appeared. जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है या डिसोल्यूशन होती है तो उस कंडीशन में रैंडमनेस इंक्रीज होती है। उस कंडीशन में सॉल्यूशन की इंथैल्पी चेंज इंक्रीज होती है। एंड व्हेन recrystallization process or crystallization process increased,
then enthalpy of solution decrease. When dissolution of solution increased, then enthalpy change increased, and if crystallization occurred, then enthalpy change decreased. जिस वक्त आप लोगों के पास सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और जिस वक्त सल्यूट के साथ अटैच होकर सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट बनाएगा, सल्यूट को दोबारा से बनाएगा, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन की एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उनके दरमियान रैंडमनेस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सल्यूट के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है या रैंडमनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। जिस वक्त आप लोग सल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। दो सल्यूट्स which are soluble in water molecule, it means they interact with water molecule, and such solutes are called hydrophilic. And those solutes which cannot be dissolved in water solvent, it means these solute molecules cannot interact with water molecules, and such solutes are called hydrophobic. Hydrophilic solutes are polar in nature and hydrophobic solutes are non-polar in nature, because you know water molecule is a polar, and those solutes are easily dissolved in water molecule which are polar, and non-polar solutes cannot be dissolved in water because non-polar cannot interact with polar molecule. वो वाले सल्यूट जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि वो वाले सल्यूट जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और वो वाले मॉलिक्यूल्स या सल्यूट जो वाटर में सल्यूबल नहीं होते वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पोलर सल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होंगे। इसके बाद के जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो तो उसकी बेसिक कैलकुलेशन क्या है, कि किस तरह आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाने हैं। Different units of concentration are used to make solutions. First of all is molarity. Molarity basically is a unit of concentration of a solution. And in this formula, in this molarity is a source in which we dissolve small amount of solute, and according to this formula, we dissolve solid solute into liquid solvent. मोलैरिटी जो है उन सॉल्यूशन के लिए हम मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो, और इसका फार्मूला जो है वो होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute into 1 over volume of solution in liter or decimeter cube। अगर आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में सल्यूट हो और आप लोग उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना चाहते हो और सॉल्वेंट आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करना है
और मोलैरिटी का फार्मूला ये है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब और लीटर। और इसके ज़रिए आप लोग सॉल्यूशन बना सकते हो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर, और वो भी डिफरेंट मोलैरिटी का। जितना आप लोगों को चाहिए उतनी मोलैरिटी का आप लोग सॉल्यूशन बना सकते हो। और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों, किस तरह? क्योंकि आप लोगों के पास मोलैरिटी का जो फार्मूला बनता है वो बनता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही मोलर मास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल the volume of solution is also increased, and due to increasing that volume the density of solution is decreased. It means molarity, the value of molarity or concentration of molarity is dependent on temperature। कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में आप लोगों के पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, और वॉल्यूम को आप लोग टेम्परेचर की मदद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जिस वक्त टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जिस वक्त इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो इसके साथ आप लोगों के पास जो इक्वेशन है उसके मुताबिक मोलैरिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड देन मोलैरिटी डिक्रीज and volume can be controlled with the help of temperature. It means molarity is dependent on temperature factor. सेकंड यूनिट है मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल है? mass of solute divided by molar mass of solute. It means molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent in kilogram। वहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो मोलैरिटी में आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज कर रहे थे, लेकिन मोलैलिटी में आप लोग सॉल्वेंट का मैस यूज कर रहे हो। और मैस ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सेम ही रहता है। जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो उस कंडीशन में उसका मैस जो है वो चेंज नहीं होता। मैस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। मैस सॉल्यूट का मैस जो है वो भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मैस जो है वो भी कांस्टेंट है, और सॉल्वेंट का मैस जो है वो भी कांस्टेंट होगा जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो। इट मीन्स temperature does not affect on molality. It means molality cannot be controlled with the help of temperature. It means molality is independent of temperature. मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से मोलैलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर का
मोलैरिटी पर अफेक्ट होता है, क्योंकि मोलैरिटी के फार्मूले में आप लोगों के पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज होता है। इसके बाद थर्ड फार्मूला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज the ratio between mole of any component divided by total moles in the solution. Mole fraction basically is the ratio between any mole of any component and total moles of all component present in the solution. मोल फ्रैक्शन जो है वो किसी एक स्पीशी के मोल को डिवाइड करते हैं टोटल कंपोनेंट के मोल से, तो आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन हासिल होती है। और आप लोगों को पता है मोल्स जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। मोल्स आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। It means mole fraction value is also independent on temperature. It means temperature change does not affect on mole fraction value. टेम्परेचर की वजह से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई अफेक्ट नहीं होता। इसके बाद है कि आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो मैस परसेंटेज के लिहाज से। उसके लिए जो आप लोग फार्मूला यूज करते हो, सबसे पहला है मैस परसेंटेज, जिसमें आप लोग मैस ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हो मैस ऑफ सॉल्वेंट में और उसको मल्टीप्लाई करते हो 100 से। तो ये फार्मूला आप लोगों के पास मैस परसेंटेज के लिए यूज करते हो। इस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो मैस परसेंटेज के लिहाज से बनता है। और अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हो पार्ट्स पर मिलियन, then mass of solutes divided by mass of solution into 10 raised power 6। और अगर आप लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हो पार्ट्स पर बिलियन ppb, तो उस कंडीशन में mass of solute divided by mass of solution into 10 raised power 9। आप लोग इन डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हो और इसके ज़रिए आप लोग डिफरेंट मोलैरिटी के, डिफरेंट कंसंट्रेशन के, डिफरेंट मोलैलिटी के, पीपीबी के, पीपीएम के सॉल्यूशन बनाते हो। और इसकी एग्जांपल जो है वो ये साथ में टेबल में दी हुई है कि आप लोगों ने किस तरह ये बनानी है। नेक्स्ट असाइनमेंट जो आप लोगों की है, जो आप लोगों ने ट्यूसडे तक जमा करवानी है, उसमें आप लोगों ने इससे कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके ट्यूसडे तक जमा करवाने हैं। सर दोबारा रिपीट कर दें। कौन मैंने कहा है कि आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने कंसंट्रेशन के जो अभी फार्मूले यूज किए हैं आप लोगों ने देखे हैं, इनको यूज करना है और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करके जमा करवाने हैं ट्यूसडे तक। अगर आप लोग कहते हो तो मैं बता सकता हूँ कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं। सर बता दें। यस सर बता दें। अच्छा, एक और फार्मूला है जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं, जिसके मुताबिक सॉल्युबिलिटी जो है वो इक्वल होती है K इंटू प्रेशर।
सॉल्युबिलिटी जो है वो इक्वल होती है K इंटू प्रेशर के, जहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है और P जो है वो पार्शियल प्रेशर है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में भी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और ये फार्मूला उनके लिए है जिस कंडीशन में आप लोग सॉल्यूट को गैस फॉर्म में यूज करते हो। अगर आप लोग सॉल्यूट को सॉलिड फॉर्म में करते हो तो उस कंडीशन में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में है और गैस फॉर्म के सॉल्यूट को आप लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हो, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हेनरीज लॉ जो है वो अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट की पार्शियल प्रेशर पर डिपेंडेंट है। और उस कंडीशन में ये फार्मूला जो है वो बनता है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के जो है वो कांस्टेंट है और इनटू पी जो है वो पार्शियल प्रेशर है कि जितना पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करोगे गैस मॉलिक्यूल का उसके साथ उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। ये न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास 12.56 से लेकर 12.81 तक। जो आप लोगों की सेकंड बता दें। असाइनमेंट है 12.56 से लेकर 12.81 तक आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट है। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करके हाथ से सॉल्व करके असाइनमेंट में आप लोगों ने जमा करवाना है। सही है, तो बहुत ज्यादा हमारा मिड टर्म भी है। चले फिर 12.56 से लेकर 12.74 तक कर लें, इससे कम नहीं होगा। जी सर। ठीक है, जहाँ तक आप लोगों ने ये असाइनमेंट ट्यूसडे तक जमा करवानी है। ठीक है सर। और ये आप लोगों की सेकंड असाइनमेंट है। इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट करना है। केमिकल काइनेटिक्स। Chemical kinetics is a branch of chemistry which tells about the process of reaction, the factors affect on the reaction, the path which is used during the reaction,
टू फॉर्म रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो शाख है जो आप लोगों को रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी बताती है, ये भी बताती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिएक्शन पर अफेक्ट कर रही हैं, ये भी बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा, ये भी बताती है कि आप लोगों के रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन स्पीड से हो सकता है या स्लो हो सकता है। फर्स्ट लेक्चर में जिसमें आप लोगों के पास थर्मोडायनामिक और काइनेटिक्स का जो टॉपिक था, उसमें आप लोगों ने देखा था काइनेटिक्स में और थर्मोडायनामिक्स में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने ये स्टडी भी किया था कि थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है। मरियम जारिफ मेरी आवाज आ रही है? जोहा यासीन, जी सर। जोहा यासीन, कौन कौन से डिफरेंस होता है थर्मोडायनामिक्स में और काइनेटिक्स में? थर्मोडायनामिक में और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? ये आप लोगों का पहला चैप्टर था और इसके में मेरे ख्याल में ये तीसरा या चौथा लेक्चर था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। सर जहन से निकल गया हुआ बिल्कुल। तो अगर फाइनल पेपर में भी जहन से निकल गया तो फिर क्या बनेगा? नहीं सर, तब तो रिवाइज किया होगा। थर्मोडायनामिक्स जो है वो आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देती है कि रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स जो है ये नहीं बताता कि रिएक्शन जो पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन काइनेटिक्स ये बताता है कि आप लोगों के रिएक्शन जो है वो किस रूट के जरिए होगा, कि रिएक्शन जो है किस पाथ के जरिए अकर होगा, इसका मैकेनिज्म जो है उसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताती है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में नहीं बताती है। थर्मोडायनामिक्स ये बताती है कि रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में नहीं बताती है। केमिकल काइनेटिक्स ये बताती है कि रिएक्शन स्पीड के साथ होगा या स्लो होगा। केमिकल काइनेटिक्स जो है उन फैक्टर के बारे में भी बताती है जिनकी वजह से रिएक्शन को हम स्पीड के साथ या स्लो करवा सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स इसके बारे में नहीं बताती। थर्मोडायनामिक्स सिर्फ एनर्जी के बारे में बताती है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में नहीं बताती है। ये कुछ पॉइंट हैं जिनकी बेस पर हम काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं कि काइनेटिक्स में क्या फ़र्क है और थर्मोडायनामिक में क्या फ़र्क है। थर्मोडायनामिक ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि खुद ब खुद होगा या एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स इसके बारे में कुछ नहीं बताती। केमिकल काइनेटिक्स जो है उसके लिए हमें सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स ये बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन स्लो होता है या स्पीड के साथ होता है, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि रिएक्शन स्पीड के साथ होता है या स्लो होता है।
जिस तरह आप लोग किसी भी स्पीशी का डिस्टेंस या स्पीड जो है फाइंड आउट करते हो, तो जिसमें हम ये करते हैं कि जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी स्पीड का पता चल जाता है। और उसी लिहाज से हम ये बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कम है या ज़्यादा है। अगर एक साइड पर आप लोग साइकिल पर सवारी करते हो, दूसरी साइड पर आप लोग मोटरसाइकिल पर सवारी करते हो, तो एक ही टाइम में, सेम ही टाइम में आप लोग ये देखते हो कि एक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, एक ने कम डिस्टेंस कवर किया है। जिसने कम डिस्टेंस कवर किया है इसका मतलब है उसकी स्पीड कम है। उसने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस को कवर किया है, जिसकी वजह से हमें स्पीड हासिल होती है। और वो जिसने डिस्टेंस को ज़्यादा कवर किया है उसको हम कहते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर जिसने किया होगा उसको हम कहते हैं उसने स्पीड ज़्यादा की है, उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह हम रिएक्शन को उसकी कंसंट्रेशन की बेस पर डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हुई है या कम कंज्यूम हुई है सेम टाइम में, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेसिकली इट इज़ द रेशियो बिटवीन molar concentration of reactant divided by time interval. It is basically the ratio between molar concentration of product divided by time interval. जितनी कंसंट्रेशन में चेंज हासिल होगा सेम टाइम में, तो उसकी रेशियो को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसी वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेशन के दौरान हम इस रेशियो के साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग एज रिएक्शन प्रोसीड। और जिस वक्त हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसी वजह से हम उसके साथ प्लस का साइन यूज करते हैं। क्योंकि आप लोग जब भी इसका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आप लोग फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हो, और प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन जो है फाइनल की हमेशा ज़्यादा होगी और इनिशियल की कम होगी। और रिएक्टेंट के केस में क्योंकि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होती जाएगी। और उसी वजह से हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ प्लस का साइन यूज करते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हासिल होती है, प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा हासिल होगी, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। और अगर आपके पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के वैल्यू कम हासिल होती है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है। और इसका हमें बेसिकली कंसंट्रेशन की बेस पर ही पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो चेंज हो रही है या नहीं। जिस वक्त रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उस कंडीशन में उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, और जितनी चेंज होगी उसकी बेस पर ही हम रिएक्शन के स्पीड होने के और स्लो होने के बारे में बताते हैं।
अगर चेंज रेशियो जो है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम और चेंज ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू ज़्यादा हासिल होगी, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड के साथ हो रहा है। और अगर इसकी वैल्यू कम हासिल होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो स्लोली अकर होगा। उस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होते हैं। जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, सॉरी रिएक्टेंट को आपस में मिक्स अप करते हो, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे। और जो जितनी ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। इसी तरह हम कहते हैं कि जिस वक्त आप लोगों के इनिशियल स्टेज होती है, जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट को मिक्सअप करते हो, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्पीड के साथ डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्पीड के साथ इंक्रीज होती है इनिशियल स्टेज पर। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आप लोग किसी मशीन को यूज़ करते हो, तो मशीन इनिशियली जो है वो अच्छा काम करती है, लेकिन जितना उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता जाता है, तो उस कंडीशन में मशीन जो है वो ख़राब करना शुरू कर देती है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग रिएक्टेंट को इनिशियल मिक्सअप करते हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्पीड के साथ बनती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी उसी स्पीड के साथ डिक्रीज होती है। लेकिन जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा, उसी रेशियो के साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेशियो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज आती है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो मजीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सच रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट convert into product but product cannot be converted into reactant, such reactions are called irreversible reaction. And those reactions in which reactant convert into product and product also converted into reactant molecule are called reversible reactions. आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों की क्लास का टाइम भी हो गया है। बाकी मज़ीद जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब अटेंडेंस एक दफ़ा देख लें। एमन जाहिद है? यस सर, प्रेजेंट। आयशा अख्तर? आयशा अख्तर? किंजा बख्तावर? किंजा बख्तावर? मोहम्मद अरसलान मजीद? प्रेजेंट सर। निमरा अफजल? निमरा अफजल? जी मेरी अटेंडेंस भी। निमरा सद्दीक? यस सर। निमरा शाहिद? निमरा शाहिद? साइमा रुबाब? प्रेजेंट सर। सना गफ्फार? प्रेजेंट सर। शैलिजा नईम? प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया गिलानी? सैयदा सुमैया गिलानी? उसामा गुलजार? जी सर। उस्मान हुसैन उसामा?
उस्मान हुसैन उसामा। अनम असगर। अनम असगर। अक्सा। मोहम्मद शाहिद। राबिया नजर। मोहम्मद शाहिद सर वर प्रेजेंट। सर राबे नजर प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद शाहिद की भी होगी, राबिया नजर की भी होगी। जोहा यासीन। प्रेजेंट सर। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो।